स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें हमने जिन टॉपिक्स का डिस्कशन किया था वो टॉपिक्स थे हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस था उसका डिज़ाइन किस प्रकार किया गया वो हमने देखा। उसके बाद में स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड की जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ किस प्रकार स्ट्रगल किया गया वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने प्रीवियस क्लास में व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत हमको क्यों होती है ये भी हमने देखा, डिस्कशन किया। नेक्स्ट हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ चले थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किस प्रकार होता है वो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पैथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या पैथ है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान का जो पैथ था, जो रास्ता था वो किस प्रकार तय किया गया, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो गाइडिंग वैल्यूज है उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड द ड्रीम एंड द प्रोमिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो बना है उसके हमारे क्या ड्रीम है, क्या प्रोमिस है, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, डिस्कस करते हैं। द पैथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण का रास्ता, ये टॉपिक हम इस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हमको जो पिक्चर बता रखी है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप परिचित हो। 1875 टू 1950 इनका जो बोर्न हुआ था गुजरात में हुआ था 1875 में, और डेथ जो हुई थी 1950 में हुई थी। इसके अलावा ये मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये जो मिनिस्टर थे इनके ऊपर जो कार्यभार था, मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे ये। इसके अलावा लॉयर, ये लॉयर भी थे। एंड लीडर ऑफ बारडोली पीजेंट सत्याग्रह, बारडोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। और प्लेड अ डिसेसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, तो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारतीय रियासतें थी उनका इंटीग्रेशन करने में इन्होंने डिसिसिव रोल प्ले किया, महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो पुराने समय में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका इंटीग्रेशन करने में भी इन्होंने बहुत ही डिसिसिव रोल प्ले किया था। और उसके बाद में लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और इसके बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो शॉर्ट में इनका परिचय किया है हमने। तो ये थे वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल। नेक्स्ट जो पिक्चर दे रखी है वो आप देख सकते हो, अबुल कलाम आज़ाद की है। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफली हम देख लेते हैं। 1888 टू 1958 बॉर्न जो हुआ था इनका सऊदी अरेबिया में हुआ था। इसके अलावा ये क्या थे, एजुकेशनिस्ट, अच्छे शिक्षाविद थे, शिक्षा के बारे में जानकारी रखने वाले एजुकेशनिस्ट थे। इसके अलावा
ऑथर, ये ऑथर भी थे, लेखक थे, इन्होंने बुक्स जो है रिटर्न की थी। एंड थियोलॉजियन, इसके अलावा ये थियोलॉजियन कहते हैं धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले। तो ये थियोलॉजियन भी थे, यानी धर्म के अच्छे ज्ञाता थे, धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे। इसके अलावा स्कॉलर ऑफ अरेबिक, और अरबी के विद्वान थे, स्कॉलर ऑफ अरेबिक, अरबी के भी ये अच्छे विद्वान थे, अरबी भाषा आती थी इनको। कांग्रेस लीडर, इसके अलावा कांग्रेस लीडर थे, एक्टिव इन द इंटरनेशनल मूवमेंट, सॉरी नेशनल मूवमेंट, जो हमारे यहाँ नेशनल मूवमेंट हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें भी ये एक्टिव थे। और इन्होंने किसका विरोध किया? ओपोज्ड मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। इसके अलावा मुस्लिम जो अलगाववादी पॉलिटिक्स थी उसका इन्होंने ओपोज किया, विरोध किया। और बाद में एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट, और पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, तो इनके बारे में भी हमको थोड़ी जानकारी रखनी है। फिर जो पिक्चर बता रही है टी कृष्णमाचारी, ये कौन थे हम देखते हैं इनके बारे में। टी कृष्णमाचारी, इनका जो बॉर्न हुआ था तमिलनाडु में हुआ था 1899 टू 1974। 1899 में बॉर्न हुआ था, 1974 में इनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा ये मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसके ये मेंबर थे। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर एंड कांग्रेस लीडर, और इसके अलावा ये उद्यमी थे, एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, और कांग्रेस लीडर थे, फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना था उसमें ये कौन से मिनिस्टर बने थे? फाइनेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है कुछ जानकारी हमने इनके बारे में ली है। हमारा जो मेन टॉपिक है द पैथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका क्या पैथ था, क्या रास्ता था, किस प्रकार बनाया गया, वो हम देखेंगे। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. तो बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे उनको एक बड़ा लाभ था। वो लाभ क्या था? बिग एडवांटेज था, किनको था? मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मेकर्स थे उनको बिग एडवांटेज था, एक बड़ा लाभ था। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी, बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद भी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे उनको एक बड़ा लाभ था। क्या लाभ था? अनलाइक साउथ अफ्रीका की तरह they did not have a create a consensus about what a democratic India should look like। तो साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया उसके दौरान सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति भारत में नहीं थी। जिस प्रकार की सहमति साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया और सारी बातों के ऊपर जो सहमति बनानी पड़ी थी, वैसी स्थिति उस समय हमारे भारत में नहीं थी। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, और भारत में जो आजादी की लड़ाई हुई थी उसके दौरान ही जो सारी बातें थी उनको उनका काम हो चुका था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ स्ट्रगल नहीं था। हमारा जो मूवमेंट हुआ था नेशनल मूवमेंट, वो केवल फॉरेन रूल के खिलाफ स्ट्रगल नहीं था, उसके अलावा भी और दूसरी बातें थी। इट वाज आल्सो ए स्ट्रगल टू
rejuvenate our country and to transform our society and politics. ये केवल अपने समाज को फिर से जगाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि ये जो आंदोलन था वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को बदलने और नए सिरे से बनाने का आंदोलन था. इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रिजुवेनेट आवर कंट्री. हमारी जो कंट्री है उसको, भारत को जो है एक नए सिरे से बदलने का भी एक ये मूवमेंट था. एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. हमारी जो सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, उसको नए सिरे से ट्रांसफॉर्म करने का भी ये एक मूवमेंट था. ये केवल मूवमेंट केवल स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल के खिलाफ नहीं था, ये और भी था. किसके लिए था ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट था रिजुवेनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. हमारी जो सोसाइटी है, पॉलिटिक्स है, उसको ट्रांसफॉर्म करने का भी ये एक मूवमेंट था. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. आजादी के बाद में भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के दौरान भी काफी मतभेद थे कि भारत को जो है किस पैथ पर चलना चाहिए आजादी के बाद में. उसको लेकर भी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ था, उसके दौरान जो है काफी मतभेद थे, डिफरेंसेस थे, शार्प डिफरेंसेस थे ऑफ ओपिनियन के within the freedom struggle about the path India should take after independence. After independence जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर भी बहुत सारे जो है काफी मतभेद थे. Such differences exist even today. और इस प्रकार के जो मतभेद है वो अब भी बने हुए हैं, अभी भी इस प्रकार के मतभेद हम देख सकते हैं. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. और ये जो मतभेद है, इसके बावजूद भी कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति जो है एक्सेप्टेड हो चुकी है, यानी सबकी सहमति जो है कायम हो चुकी है. As far back as in 1928, 1928 में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के जो अदर 8 कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट किया था. किन्होंने किया था? मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स. इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस का ड्राफ्ट तैयार किया था 1928 में. और 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. और 1931 में कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें एक प्रपोजल में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशंस किस प्रकार का होगा, इसका प्रपोजल, इसका रिजोल्यूशन कराची सेशंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रखा गया. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the constitutions of independent India. इन दोनों ही
रिजोल्यूशन या प्रोपोजल्स में स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में एक तो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी एडल्ट मेल फीमेल है उनको राइट टू वोट दिया जाए, और इसके अलावा स्वतंत्रता समानता का अधिकार, और एक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के जो राइट्स है उनकी प्रोटेक्टिंग की बात की गई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया गया उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई, एक तो इंक्लूजन ऑफ इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी एडल्ट मेल फीमेल है उनको राइट टू वोट, वोट का अधिकार मिले, राइट टू फ्रीडम, एक जो है स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त हो, एंड इक्वलिटी समानता, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो माइनॉरिटीज है, जो अल्पसंख्यक है, उनके जो राइट्स है उनका प्रोटेक्शन हो, ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशंस में रखी गई। दस सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डिलीबरेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशंस की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ गाइडिंग वैल्यूज, जो बेसिक वैल्यूज है, उन पर सभी नेताओं की सहमति जो है वो बन चुकी थी। जो ऑल लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठक होने वाली थी उससे पहले ही कुछ वैल्यूज थे, बेसिक वैल्यूज, उनके ऊपर सभी लीडर्स की आम सहमति हो चुकी थी। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop in agreement over the institutional design। औपनिवेशिक शासन का राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में हेल्प मिली। The British rule had given voting rights only to a few। तो जो ब्रिटिश रूल था, हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। हमारे यहाँ पर काफी कम लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश एंड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स। और इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस लेजिस्लेचर्स का गठन किया था वो बहुत कमजोर थी। जो लेजिस्लेचर बनाई गई थी, जो विधायिका बनाई गई थी उस समय, वो बहुत वेरी वीक थी। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। और इसके अलावा 1937 के बाद में कुछ जो प्रादेशिक असेंबलियां थी उनके चुनाव कराए गए थे 1937। एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, और पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में ये चुनाव कराए गए थे। पूरे ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए इलेक्शंस कराए गए थे। These were not fully democratic governments। तो इसमें जो गवर्नमेंट्स बनी थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। जो भी चुनाव कराए गए, जो गवर्नमेंट बनी थी, वो नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स नहीं थी। लेकिन but the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions। लेकिन विधानसभाओं में जाने और काम करने का जो एक्सपीरियंस था वो उस समय बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं बनानी थी, ऑन इंस्टीट्यूशंस बनाने थे और उनको चलाना था, एंड वर्किंग इन देम। तो उनको जो इंस्टीट्यूशंस बनाने थे उनमें काम करना था, तो इसका एक्सपीरियंस उनको मिल गया। द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस, जो इंडियंस थे उनको एक्सपीरियंस जो है मिला
इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशंस। जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश काल में जो बनाए गए थे, उनमें जो भारतीयों को एंट्री मिली थी, उसमें उनको वर्किंग एक्सपीरियंस मिल गया ताकि वो भी अपनी इंस्टीट्यूशंस बना सके और उसमें काम कर सके। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस उनको जो है इन के माध्यम से प्राप्त हुआ। दैट इज वाई, इसी कारण से the Indian constitutions adopted many institutional details and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935। और इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशंस में कई इंस्टीट्यूशंस और जो व्यवस्थाएं थी उनको पुरानी व्यवस्था से लिया गया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया, ये ब्रिटिश रूल से लिया गया। तो यही कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्टेड, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस था उसने एडॉप्टेड किया मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, जो विभिन्न प्रकार की जो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स थी, जो व्यवस्थाएं थी और जो प्रोसीड्योर्स थे, जैसे कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, इस प्रकार की जो संस्थाएं थी, उनको ब्रिटिश रूल से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने अडॉप्ट किया। Years of thinking and deliberation of the framework of the constitution had another benefit। आजादी के बाद इंडिया के फॉर्म्स को लेकर, स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और जो डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, उसने काफी लाभ पहुंचाया, काफी बेनिफिट्स दिया। डेलिब्रेशन एंड थिंकिंग ने, जो भी थिंकिंग हुई थी, हमारे नेताओं ने जो थिंकिंग किया था, चिंतन किया था, डेलिब्रेशन किया था, बहस की थी, उससे अनदर बेनिफिट प्राप्त हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को। Our leaders gained confidence to learn from other countries। और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया, प्राप्त किया, टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरे बाहर के जो विचार थे, अनुभव थे, दूसरे जो देश थे, उनसे हमारे लीडर्स ने काफी कॉन्फिडेंस प्राप्त किया, बट ऑन आवर ऑन टर्म्स। लेकिन जो है उनको अपनाने में उनके बट ऑन ओवर ऑन टर्म्स, लेकिन उनके भी विश्वास थे, हालांकि उन्होंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया था, कॉन्फिडेंस प्राप्त किया था, लेकिन उनके भी खुद के भी विचार थे। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड, हमारे जो लीडर्स थे वो इंस्पायर हुए बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमारे जो नेता थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के जो आइडियल्स थे उनसे इंस्पायर हुए। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और इसके अलावा ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से भी इंस्पायर हुए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका जो उसके जो प्रैक्टिस थे, वहाँ जो भी कामकाज होते थे, उनसे भी हमारे लीडर्स ने काफी एक्सपीरियंस प्राप्त किया। द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, और इसके अलावा अमेरिका के जो अधिकार है उनकी सूची, उनसे काफी प्रभावित हुए थे। द socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। और रूस में जो सोशियलिस्ट रिवॉल्यूशंस हुई थी उसने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, और वो सामाजिक और आर्थिक समता के ऊपर आधारित व्यवस्था बनाने की वो भी कल्पना करने लगे। जो रशिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस हुई थी उसने मैनी इंडियंस को इंस्पायर किया टू थिंक ऑफ शेपिंग ए सिस्टम बेस, एक सिस्टम जो को शेप देने का उन्होंने विचार सोचा, बेस्ड ऑन, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विलिटी।
सोशल और इकोनॉमिक इक्विलिटी के ऊपर जो बेस सिस्टम था उसको शेप देने के बारे में भी वो थिंक करने लगे, सोचने लगे। लेकिन दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, इमिटेटिंग नहीं कर रहे थे, they were not simply imitating what others had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. और हर कदम पर वो ये क्वेश्चन जरूर करते थे, क्वेश्चनिंग करते थे, प्रश्न पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए सूटेबल होगी, सूटेड होगी। दीज थिंग्स शूटेड आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसके लिए दीज थिंग्स शूट करेगी या उपयुक्त होगी नहीं होगी, इसके ऊपर भी वो क्वेश्चनिंग करते रहते थे। केवल वो इमिटेटिंग का कार्य नहीं करते थे। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इन सभी चीजों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के निर्माण में मदद की। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में हम देख लेते हैं। Who then were the makers of the Indian constitutions? तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मेकर्स कौन थे। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत ही ब्रीफ स्केच जो है आपको मिलेगी, कुछ जानकारियां जो है शॉर्ट में आपको मिलेगी। तो हमने ये शॉर्ट जानकारियां हम ले रहे हैं धीरे धीरे। तो इस चैप्टर में जो है हमको इस जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना था उनको किसने बनाया, किसका रोल था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। द ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम करती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसे कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो संविधान नामक विशाल जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको लिखने का काम जिनके द्वारा किया जाता है उसको हम कहते हैं संविधान सभा। तो संविधान को लिखने का काम जिन्होंने किया था उसके जो मेंबर्स थे उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके इलेक्शंस 1946 में हुए थे। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। सून आफ्टर, इसके तत्काल बाद, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसके जो है तुरंत बाद जो हमारा इंडिया है वो दो हिस्सों में बट गया था, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई, एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। जिस प्रकार देश का पार्टीशन हुआ उसी प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइडेड कर दी गई इनटू टू पार्ट, Constituent Assembly of India and Constituent Assembly of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. तो भारतीय संविधान लिखने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 सदस्य थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस रोट किया गया, लिखा गया, सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स थे। 299
संविधान को लिखने वाली जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशंस को राइट करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके कितने मेंबर थे? उसके 299 मेंबर थे, 299 मेंबर थे। The assembly adopted the constitutions on 26 नवंबर 1949 और इस असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशंस को 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड किया। 26 नवंबर 1949 को इसने संविधान को लागू किया, नहीं अपनाया, काम पूरा किया। और फिर इसके बाद में बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जो इफेक्ट में आया था हमारा संविधान, जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और असेंबली ने इसको अडॉप्टेड कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। असेंबली ने इसको अडॉप्टेड किया था 26 नवंबर 1949 को, और ये जो लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों बातें अलग है। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे एवरी ईयर हम मनाते हैं इसी की याद में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया था। तो इसी दिन को हम यादगार बनाने के लिए, टू मार्क दिस डे, मार्क करने के लिए वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? तो इस सभा के द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों अपनाते हैं? इसको अपनाने की क्या जरूरत है, जबकि ये तो बहुत पुराना है, 50 साल से भी पहले बनाया गया था। फिर भी हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो इसके रीजंस क्या है? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउ। तो हमने पहले एक कारण का मेंशन किया था, एक कारण पढ़ा था हमने। क्या कारण था? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। तो हमने एक रीजन पढ़ा था, इसको क्यों अपनाया, क्योंकि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है। ये नहीं है कि जिन्होंने बनाया है उन्हीं के विचार इसमें शामिल है। तो केवल बनाने वाले जो मेंबर्स है उनका इसमें रिफ्लेक्ट नहीं है, व्यूज नहीं है। इट एक्सप्रेसेस, ये एक्सप्रेस करता है ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। यह है अपने समय की व्यापक जो कंसेंसस है, सहमतियां हैं, उनको भी ये एक्सप्रेस करता है। Many countries of the world have had to rewrite their constitutions afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा। हमारे यहाँ संविधान को फिर से लिखना नहीं पड़ा, लेकिन जो अदर कंट्रीज है वहाँ पर इस जो भी संविधान वहाँ बनाया गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर्म्स किया गया, उसको रीराइट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी सहमति नहीं थी। जो सोशल ग्रुप्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी उसमें सहमति नहीं होने के कारण मैनी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशंस को रीराइट किया गया। इन सम अदर कंट्रीज, और कुछ देशों में, कुछ ऐसे भी देश है, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। कई देशों में संविधान है लेकिन वो केवल कागज का टुकड़ा है, मानते नहीं है, उनके रूल्स जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, ये केवल पेपर का टुकड़ा है या एक दस्तावेज है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई भी जो है इसके ऊपर आचरण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता। इट एक्सपीरियंस, इट
द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, इसका अनुभव बिल्कुल अलग है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछली आधी सदी से भी ज्यादा समय तक, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली आधी सदी से भी ज्यादा अवधि में अनेक सोशल ग्रुप्स ने संविधान के कुछ जो प्रोपोजल है उनके ऊपर सवाल उठाए हैं। But no large social groups or political parties has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. लेकिन किसी भी बड़े सामाजिक समूह या पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद संविधान की वैधता के ऊपर सवाल नहीं उठाया। हालांकि क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उन्होंने संविधान की वैधता के ऊपर सवाल नहीं उठाया है। लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की एक असाधारण अचीवमेंट है, उपलब्धि है। द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो सेकंड रीजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक्सेप्ट किया है, इसका एक सेकंड रीजन भी है, इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। इस संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इंडियंस थे, वो भारत का लीडरशिप कर रही थी। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसमें शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों के विचार जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो रख रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने का, एक्सेप्ट करने का जो सेकंड रीजन है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। और उस समय सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन chosen directly by all the people of India। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय राइट टू वोट सभी को प्राप्त नहीं था। इट वाज elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned above। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही किया था, जिनका पहले हमने मेंशन किया था ऊपर। दिस ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country। और इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व आ गया था। The assembly was dominated by the Indian National Congress। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का डोमिनेशन था, प्रभुत्व था। The party that led India's freedom struggle, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो लीड किया था, लीडरशिप किया था। But the Congress itself included a variety of political groups and opinions। लेकिन स्वयं कांग्रेस के अंदर कई प्रकार के राजनीतिक समूह और विचारों के लोग शामिल थे। But the assembly had many members who did not agree with the Congress। और इस सभा में कई ऐसे सदस्य भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। In social terms too, और सामाजिक रूप से भी। In social terms too, the assembly represented members from different languages, groups, caste, classes, religious and occupations। और इसके अलावा सामाजिक रूप से भी इस सभा में सभी सामाजिक समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। रिलीजियस ऑक्यूपेशंस के लोग थे। Even if the constituent assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different। अगर संविधान सभा का गठन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इस तरह का ही होता।
फाइनली हम कह सकते हैं द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह संविधान सभा ने जो काम किया वो संविधान को एक तरह की सेंसिटी देता है, यानी पवित्रता देता है, वैधता देता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंशुअली मैनर। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित था, खुला था और कैसा था? व्यवस्थित था, खुला था और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको तय किए गए और उनके ऊपर सबकी सहमति बनाई गई। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। और उसके बाद में प्रारूप कमेटी के जो प्रमुख थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया जिसके ऊपर बहस हुई, विचार सबके लिए गए। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टू प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा के ऊपर कई बार जो है चर्चा हुई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडरेड। और 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स पर विचार हुआ। जो संशोधन किए गए थे उनके ऊपर विचार किया गया, अमेंडमेंट्स के ऊपर विचार किया गया। द मेंबर्स deliberated for 114 days spread over 3 years। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों तक जो है उन्होंने चर्चा की। 3 वर्षों के दौरान 114 बार उन्होंने चर्चा की, इसके ऊपर मंथन किया, डिस्कशन किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, और एवरी डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया गया। एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। सभा में पेश हर प्रस्ताव को रिकॉर्ड किया गया, वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व किया गया, संभाला गया। These are called constituent assembly debates। इन्हें constituent assembly debates के नाम से। When printed, these debates are 12 bulky volumes। तो इन्हें constituent assembly debates नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में इसको पब्लिश किया गया। These debates are 12 bulky volumes। These debates provide the rationale behind every provisions of the constitution। इन्हीं बहस से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। These are used to interpret the meaning of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या करने के लिए भी इस बहस के जो दस्तावेज है उनका उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।